अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज ज़्यादातर सबका फोकस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का था पहला दिन, और पहले ही दिन उन्होंने बड़े तारीख साज काम किए हैं। और मैं ख़ुद भी चाहती थी कि मैं उसके ऊपर डिटेल आपको सारा आगाह भी करूँ और उसके ऊपर मुख्तलिफ जो वर्जन्स हैं वो भी आपके सामने रखूँ। क्या उसमें अच्छी बातें थी, क्या अच्छी बातें नहीं थी, और जो एक अहम केस की समाअत हुई है जिसको सारे पाकिस्तान ने लाइव देखा टीवी के ऊपर, तो उस केस की समाअत से क्या नज़र आया, मेरी क्या ऑब्जर्वेशंस थी, तो ये सब मैंने आपके साथ आज के वीलॉग में डिस्कस करना था। लेकिन दोपहर में जो बच्चे की अम्मार के हवाले से ख़बर आई तो उसकी वजह से दिल इतना बुझ भी गया, और बस आप समझ लें कि मैं कुछ जज्बात पे उस तरह से फिर काबू नहीं रख पाई, और फिर सारा जो मेरी बातचीत थी उसका रुख उसी तरफ हो गया। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर थी जिसने अंदर तक हिला के रख दिया, और स्टिल मतलब उसकी जो तकलीफ़ है वो मेरे अंदर मौजूद है। बहुत दिल परेशान है और उदास है अम्मार के लिए। अल्लाह ताला उस बच्चे के लिए आगे की सब मंजिलें आसान करे, और वो तो एक जन्नत का मासूम फूल है, तो इंशाअल्लाह जन्नत में हंसता मुस्कुराता होगा। यहाँ तो इस दुनिया के जो तकलीफ़ें और अजाब हैं उसने उस मासूम फूल को झुलसा दिया था। बहरहाल इससे जुड़ी एक अहम खबर अब ये है कि जो उसके वालिद हैं मियाँ इबाद फ़ारूक साहब, उनको इजाज़त मिल गई है कि वो बच्चे के जनाजे में शिरकत कर सकते हैं। तो इतना तो कम अज़ कम रहम खा लिया गया है, मरने के बाद ही सही, मासूम को कुचलने के बाद ही सही, कम अज़ कम इतना रहम तो आ ही गया है दिल में कि कम अज़ कम बच्चे को आखिरी दफ़ा बाप देख ले और उसको अपने हाथों से लहद में उतार दे। तो मियाँ इबाद फ़ारूक साहब को ये दुखी मंज़र दिखाने के लिए बहरहाल इजाज़त मिल गई है, और अब वो जनाजे में शिरकत कर सकेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में उनका जी मुकदमा चलना है, तो लिहाजा मिलिट्री की वो तहवील में है। मिलिट्री की तहवील में जब कोई होता है तो कोई पता नहीं होता कि वो किधर है, और उससे ना मुलाकात हो पा रही होती है और ना उसकी अहल खाना से मुलाकात हो पा रही होती है। इससे मुतालिक एक मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है जिसके ऊपर अभी तक फैसला नहीं हो सका, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, साबिक चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर वाज़ेह हिदायत ये ज़रूर जारी कर दी थी कि जो लोग भी मिलिट्री की तहवील में हैं उनकी अहल खाना से मुलाकात करवाई जाए, उनका बंदोबस्त करवाया जाए, और उनके जो इंसानी हुकूक हैं उनका ख्याल रखा जाए। लेकिन बाकी अमल दरामद जिस तरह नहीं हुए फैसलों पर, इस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हुआ और ना वो करवा सके। तो बहरहाल मिलिट्री कोर्ट का मुकदमा भी अभी किसी तरफ नहीं लगा है, उस पर भी कोई नतीजा नहीं आया है। और मेरी तो दरख्वास्त है नए काजी साहब से कि बराए मेहरबानी इस मुकदमे को भी अर्जेंट बुनियादों पर सुना जाए, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला एक तो बहुत ही आइन से मुतसादिम सा नज़र आता है, और दूसरी बात यह है कि इसमें जिस तरह से बुनियादी इंसानी हुकूक सलब होते नज़र आते हैं, और जिस तरह से महसूस होता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे क्योंकि एक ओपन ट्रायल नहीं होता, तो इस सूरत में इस निज़ाम इंसाफ पर बहुत सवाल उठते हैं। और ये वैसे भी एक मुतवाज़ी सा निज़ाम इंसाफ है जो आम जो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं उसके मुतवाज़ी चल रहा है, तो इसका वैसे भी एक वजूद जो है वो एक क्वेश्चन ही है इसके ऊपर। तो बहरहाल वी होप कि जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं वो इसके ऊपर जल्द ही कोई फ़ैसला लें। बहरहाल चूँकि मियाँ इबाद साहब मिलिट्री कोर्ट की तहवील में है, तो अब उनको लाया जाएगा जी बेटे के जनाजे में शिरकत के लिए, उन्हें इजाज़त मिल गई है इस चीज़ के लिए। तो वी होप कि ऐसा हो जाए, और हो सकता है जब तक आप ये वीलॉग देख रहे हों बच्चे की तदफीन भी मुकम्मल हो चुकी हो। बहुत तकलीफ़ दे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे ये मामला, और इसके ऊपर जिसने जिसने जितना जितना कहा लिखा सब कम नज़र आता है, वो तमाम अल्फाज कम नज़र आते हैं। जवेरिया सिद्दीक़ साहिबा ने बड़ी सही बात की है कि हम बस वो कौम है बेटा कि जो सिर्फ जनाज़ों में शिरकत के लिए आते हैं। जनाजा शायद इस बच्चे का भी बहुत बड़ा हुआ हो, लेकिन अगेन वही बात है कि जब तक कोई ज़िंदा होता है उसके लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद करनी होती है, तो हम सब लोग मुर्दा हो जाते हैं, मुर्दे बने होते हैं, मुर्दों की कौम लग रही होती है कि कोई नहीं निकलता है, कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता है। और फिर जब कोई मर जाता है तो फिर हम जनाज़ों को कंधे देने के लिए आ जाते हैं। तो ये हमारी हकीकत है, और इसी हकीकत का फ़ायदा उठा रहे हैं ताकतवर कि ये कमज़ोर और मुर्दा लोग हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके ऊपर जितना मर्ज़ी जुल्म कर लो। आज अम्मार मर गया है, उसका एक इबाद का बच्चा मर गया है, कल किसी और बच्चे की भी बारी हो सकती है। तो यू नेवर नो, क्योंकि जब आप एक दफ़ा हाथ नहीं रोकते तो फिर आगे कितनी दफ़ा ये हाथ बढ़ेगा आप नहीं जानते। तो बहरहाल इस अफसरदा सी खबर के बाद अब मैं ज़रा आ जाती हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। यहाँ पर एक तारीख रकम हुई है जी
तारीख रकम हुई है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई अदालती कार्रवाई बराह रास्त टेलीविज़न पर नशर की गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमा था, जिसमें आपको मालूम है कि रूल्स और रेगुलेशन से मुतालिक है, प्रोसीजर एक्ट है, उसके ऊपर जो इसका आज समाअत होनी थी और इसके लिए कल ही ये बात तय थी कि ये फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया था और फुल कोर्ट ही आज बैठा। अगरचे इस बात का भी खदशा मौजूद था कि कुछ जज साहिबान कहीं माजरत ना कर लें, लेकिन अच्छी बात है कि ऐसा नहीं हुआ। तमाम जज साहिबान ने बैठ कर ये मुकदमा सुना और इस मुकदमे की जो सारी कार्रवाई थी, जो समाअत का अहवाल था, वो सारे पाकिस्तान देख सकता है, क्योंकि वो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। लाइव उसको नशर किया गया। अपनी लिहाज से ये एक मुनफरिद फैसला था। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। पहले मैं आपके सामने कुछ अच्छी बातें रख देती हूँ। अच्छी बात यह है कि जब आपकी एक लाइव टेलीकास्ट जाती है तो कोई भी शख्स उससे बराह रास्त देख सकता है, अपने तौर पे जज कर सकता है कि मुकदमे की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है, शफाफ है, गैर शफाफ है, क्या उसके ऊपर जो मुकदमे के तमाम पहलू हैं उनका अहाता हुआ है या नहीं हुआ, फेयर ट्रायल मिला है या नहीं मिला। तो आप अपने तौर पर भी एक जज कर सकते हैं उसको। तो ये एक बहुत इस लिहाज से खुशाइन सी बात है। बहुत सारे ममालिक में, दीगर ममालिक में भी सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ लाइव दिखाई जाती हैं। तो ये पाकिस्तान में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये एक बड़ा एक्शन लिया है और बड़ा फैसला किया और चीफ जस्टिस साहब के एक्शन पर अमल दरामद भी हुआ। आज बराह रास्त कवरेज की गई और इसके लिए अच्छे इंतजामात थे, कहना पड़ेगा। पीटीवी ने लाइव टेलीकास्ट जो की उसके लिए अच्छे इंतजामात थे। इसके अलावा इसमें जो एक पॉजिटिव चीज़ है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सबके ऊपर। सबको मालूम है कि अब पूरी कौम देख रही है और जब पूरी कौम देख रही है तो फिर सब जो भी बात करेंगे, कुछ भी कहेंगे तो उसको वो एहतियात से करेंगे और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कहेंगे कि उसको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत इस लिहाज से भी खुशाइन बात है। और तीसरी बात ये भी है कि जब लोगों का पैसा लगता है, टैक्स पेयर का पैसा लगता है, तो वो भी देखें कि उनके मुकदमात जो हैं वो क्या सही तौर पर सुने जा रहे हैं, उनको इंसाफ सही तौर पर मिल रहा है या फिर ये पैसे उनका सिर्फ रियासत पाकिस्तान ज़ाया ही कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इन कुछ हवालों से तो ये एक बहुत ही मुनफरिद फ़ैसला और अच्छा फ़ैसला है, खुशाइन फ़ैसला है कि दिखाया गया है। लेकिन इसके बहुत से नेगेटिव पहलू हैं। नेगेटिव पहलू क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। नेगेटिव पहलू पहला तो ये है कि इससे एक तासुर ये जाता है कि ये ज़ाती तशहीर और नमूदो नुमाइश का एक ज़रिया बन गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आम लोग हैं वो तो अंग्रेज़ी से नाबलद हैं, वो जो कानूनी इस्तिलाहात हैं उनसे भी नाबलद हैं। यानी आम तौर पर जो कानून की इस्लाहात हैं वो आम जो कोई भी इवन पढ़ा लिखा शख्स भी है वो शायद उस तरह से नहीं समझ पाता। उसकी टर्मिनोलॉजी बड़ी मुख्तलिफ होती है, जो अल्फाज होते हैं बड़े मुख्तलिफ होते हैं। तो ये जो प्रोसीडिंग है ये इवन अगर उर्दू में भी हो तो इसको एक आम बंदे के लिए समझना मुश्किल है। तो फिर इंग्लिश में तो बिल्कुल ही बहुत लिमिटेड ही आपकी ऑडियंस रह जाती है जो सिर्फ इसको सुनती है। और अगरचे पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है और ये डिक्लेयर्ड है खुद सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सारी कार्रवाई ज़्यादातर उसकी इंग्लिश में ही होती है। तो एक तो इसमें नेगेटिव बात ये कि इंग्लिश में कार्रवाई है तो कौन देखेगा, कितना लोगों का इंटरेस्ट होगा। दूसरी बात यह है कि जो मुकदमा भी ज़ेर समाअत था वो भी कोई ऐसा सीधा सीधा पब्लिक इंटरेस्ट का केस नहीं था। मैं इसलिए इसको ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस नहीं कहूँगी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगी, किसके चीफ जस्टिस के कितने इख्तियारात होंगे, बेंच कैसे बनेंगे और किस तरह के मुकदमात के ऊपर सू मोटो लिया जा सकता है और किस तरह के मुकदमात के ऊपर अपील का हक होगा, ये सारे मामलात हैं जो इस केस में डिस्कस हो रहे हैं। तो इससे कोई आम आदमी की इतनी दिलचस्पी नहीं है और ना उसको कोई इतना वास्ता पड़ता है इन चीज़ों का। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक ऐसा मुकदमा है कि जिसके लिए तमाम लोग जो हैं वो टीवी लगा के बैठ जाएं और देखें। अलबत्ता मीडिया के लिए काफ़ी इसमें मंजन मिल जाता है डिस्कशन के लिए, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो तज्जियाकार हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, सबकी ये फेवरेट हॉबी है कि जजेस के रिमार्क्स के ऊपर, उनकी गुफ्तगू के ऊपर, उनके जेस्चर्स के ऊपर गुफ्तगू की जाए, उन्हें मुतनाज़े भी बनाते हैं, अपने मतलब के उसकी तशरीह भी करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा है कि कोई भी जज पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल ही है कि वो कभी गैर मुतनाज़ रहा हुआ। हर जज किसी ना किसी हवाले से हम मुतनाज़ बना देते हैं, उसके ऊपर इस किस्म की डिस्कशन होती है। तो इस लाइव कवरेज से तो आपने बाकायदा एक और मौका फराहम कर दिया है कि जो जिसके मुंह में जैसा आएगा वो कमेंट करेगा, तनकीद करेगा, अच्छा कहेगा, बुरा कहेगा और एक नया महाज खुल जाएगा सारा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। पहले ही हमारे जजेस काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर होते हैं और सोशल मीडिया और मीडिया पर जो तनकीद होती है, जो तबसरे तज्जिए होते हैं, उनको वो काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ऐसा लगता है कि वो
इन्फ्लुएंस उसका लेते हैं। तो जज का काम तो ये है कि वो बिल्कुल अपने आप को बाहर की दुनिया से कट ऑफ कर ले और सिर्फ दलाइल की बुनियाद के ऊपर, कानूनी निकात के ऊपर फैसला करे, शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, ना कि वो ये सोचे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या नहीं होगा। लेकिन जब आप बराह रास्त ये चीज़ें नशर कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उसका बराह रास्त एक फीडबैक भी आ रहा होगा और वो कहीं ना कहीं, जज साहब भी आखिर इंसान ही होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें मुतासिर भी करेगा बैक ऑफ द माइंड। तो मेरे ख्याल से ये आपने एक खुला महाज फ्राहम कर दिया है। पाकिस्तान के जो एक माहौल है और जो यहाँ पर एक यानी आप कह लें इज्तिमाई शऊर है, वो इस लेवल का भी नहीं है कि लोगों को अपनी हुदूद व क़ुयूद का पता हो या उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो कि उन्होंने कितनी बात करनी है और कितनी बात में वो जजेस के ऊपर कहाँ तक कीचड़ उछाल सकते हैं। अभी मैं लास्टली देख रही थी कि सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में क्या हालात वाक़यात थे और साबिक चीफ जस्टिस के साथ किस तरह बदतमीज़ी की जा रही थी, उनकी तौहीन की जा रही थी। सारे लाइक माइंडेड वो बैठ के जो कोर्ट रिपोर्टर्स अपने आप को कहते हैं, और कोर्ट रिपोर्टर्स कम और नून लीग के आलाकार ज़्यादा लगते हैं। तो ये जो सारी चीज़ है, ये मेरा नहीं ख्याल है कि कोई हौसला अफजा है। इस तरह तो आप मुनसिफ के ऊपर इतना प्रेशर डाल देंगे कि वो बेचारा फिर क्या फ़ैसला करेगा, वो तो इसी तरफ ही परेशान रहेगा कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपने ओपन स्पेस दे दी है लोगों को बात करने की। जिनको समझ है कानून की वो भी बोलेंगे मेरे जैसे, और जिनको नहीं है मेरे जैसे, जिनको नहीं है समझ कानून की वो भी बोलेंगे। तो ऐसी ये कुछ सूरत हाल जो है वो आपने बना दी है। तीसरा, इसमें जो आज की कार्रवाई रही उसमें मुझे 2-3 चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई। अब चूँकि अब ओपन हुई है तो फिर ज़ाहिर है बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। सुने भाई जो अब हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो पहली तो उसमें यह है कि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इसमें हर जज अपने तौर पर ख़ुद को प्रोमिनेंट करने और ऐसा लग रहा था कि डोमिनेट करने की ख्वाहिश कोई रख रहा है। हर कोई लग रहा था कि जजेस खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, खुद ही मुनसिफ हैं और बाकी तो सब बस एज ऑडियंस बैठे हुए हैं। और वकील तक को इवन बोलने नहीं दिया जा रहा था। बेतहाशा सवाल किए जा रहे थे। भाई आप वकील को आर्ग्यूमेंट तो कंप्लीट करने दें, उसको अपना मुकदमे का एक पूरा इस्टेब्लिश तो करने दें कि उसका मुकदमा है क्या। लेकिन धड़ाधड़ सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सो मैनी काउंटर क्वेश्चंस, और फिर इधर से क्रॉस टॉक, उधर से क्रॉस टॉक, और वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सा माहौल लग रहा था जैसे जजेस आपस में ही लड़ पड़े हैं। तो ये मुझे तो तासुर मिला। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि फिर क्या हाल होता होगा कोर्ट्स के अंदर कि जब अभी तो ये सबको मालूम था कि लाइव जारी है सारी ट्रांसमिशन, तो जब नहीं होता होगा मालूम तो तब क्या सिचुएशन होती होगी। जिस तरह से ओपन एक डिबेट छिड़ी पड़ी थी, तो बजाय इसके कि जो आपकी मुआवनत के लिए वकील वहाँ मौजूद है ना, आप बोलने दें, उन्हें आर्ग्यूमेंट्स देने दें, लग रहा था कि ये खुद ही बरसरे पे कार हैं और खुद ही वकील बने हुए हैं सारे जज साहब। चीफ जस्टिस साहब तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि आउटस्पोकन हैं और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे थे, और एक दो जगह पर तो उन्होंने काफ़ी ब्लंटली बातें की हैं। कुछ अच्छी बातें भी उन्होंने की कि जी मैं खुद इख्तियारात नहीं अपने पास सारे रखना चाहता, और बिल्कुल उन्होंने कहा कि इख्तियारात डिवाइड होने चाहिए। एक मौके पे तो उन्होंने ये तक कहा कि देखें जी आप कोई लगा देते हैं पिटिशन और उस पर नंबर भी लग जाता है, मैं नहीं फिक्स करता समाअत के लिए, मेरी मर्ज़ी, तो फिर मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं समाअत करता केस की। तो फिर इसके ऊपर एकदम थोड़ी सी खामोशी भी छा गई कोर्ट रूम में। लेकिन बेसिकली उनका मकसद ये था इस बात से इस्टेब्लिश करने का कि भाई किसी के पास भी लामहदूद इख्तियार नहीं होना चाहिए कि भाई अपने चीफ जस्टिस की मर्जी है जी, उसका दिल करेगा तो केस लगेगा, नहीं दिल करेगा तो केस नहीं लगेगा। तो हर चीज़ के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो इस लिहाज से ये पॉइंट तो ठीक है। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स निकाल के देखें तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि जो ये अमेंडमेंट्स की गई हैं प्रोसीजर एक्ट्स में, इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, अमेंडमेंट्स अच्छी हैं, लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत ने जिस वक्त वो की और जिस मकसद के लिए की वो बदनीयती शामिल थी। वरना ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोवर्शियल ही हों, कुछ चीज़ों पे बिल्कुल मज़ीद बात हो सकती है, कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छी भी हैं। तो ये इख्तियारात का तयन होना या चेक एंड बैलेंस होना, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल किसी के पास भी कोई आमरीत तो है नहीं है कि किसी को भी आप लामहदूद इख्तियारात दे दें। तो चीफ जस्टिस साहब की ये बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बहुत सारे मौक़ों पर बहुत ज़्यादा वो मुझे लगा कि डोमिनेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और उस तरह से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश की मुख्तलिफ जगहों पर जो यानी आर्गूमेंट्स हैं उनको। इसके बाद फिर आज की सारी समाज काफ़ी घंटों पर मुहित रही। इसमें ख़ास तौर पर इम्प्रेस किया जनाब
मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने और जस्टिस आयशा ई मलिक साहिबा ने, जिन्होंने बड़े लॉजिकल क्वेश्चन रेज़ किए। अतर मिनल्ला साहब का भी मैं नाम लूँगी। इन चारों जज साहिबा ने अच्छे क्वेश्चंस किए, लॉजिकल क्वेश्चंस किए, कानूनी निकात की बात की। और मैं हैरान थी कि बहुत सारे हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर किस तरह मुनीब अख्तर साहब और एजाजुल एहसन साहब पे कितनी बेतुकी तनकीद करते थे, लेकिन मुझे तो आज उनकी जहानत ने कायल किया है और मुझे लगा कि वो बड़े कॉम्पिटेंट जज साहिबान हैं। तो बहुत ज़बरदस्त उनकी तरफ से पॉइंट रेज हुए, वो कानूनी थे। देखिए उनकी बहस कानूनी थी, ये नहीं था कि कुछ जज्बाती डायलॉगबाजी चल रही है, बल्कि कानूनी निकात पे वो बात कर रहे थे और तहम्मुल से सुन भी रहे थे। तो इन चार जज साहिबान ने बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस उठाए कि भाई कैसे अगर फुल कोर्ट ही कोई फैसला दे देगी तो अपील कैसे उसके खिलाफ होगी। फिर जो सुओ मोटो के हवाले से भी बात हो रही थी, उसके ऊपर भी उन्होंने बड़े रेलिवेंट क्वेश्चंस उठाए। फिर जो आखिर में ये था कि चूंकि इसके ऊपर स्टे है तो ये भी सवाल बड़ा रेलिवेंट था कि जो इससे पहले फैसले आ चुके हैं फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा, जब तक से स्टे दिया गया था उस वक्त से हिसाब लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर इस पर ये सवाल किया भी। आयशा मलिक साहिबा ने ये पॉइंट उठाया जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको दाद भी दी कि ये बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है। तो ये सवाल अपनी जगह भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि इससे फिर जुड़ा है आगे नैब तरमीम का केस भी, जिस पर अभी फैसला हाल ही में आया। तो अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है कि जी उन पे भी असर होगा जो फैसले आ चुके हैं, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ भी हो सकती है उन केसेस के ऊपर भी जिस पे साबिक चीफ जस्टिस फैसले सुना के जा चुके हैं। इसके अलावा मैं इसमें ये भी एक बात कर दूं कि एक मौके पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई कि जब इसको वाइंड अप कर रहे थे तो उसमें फिर फौरी तौर पर केस का जो स्टे था तो नहीं हटाया गया, लेकिन एक बात तय की गई कि आइंदा के लिए जो जजेस बेंचेस बनाएं तो उसमें जो चीफ जस्टिस हैं होल एंड सोल वो ना बनाएं, बल्कि जो साथी सीनियर जजेस हैं उनके साथ भी मुशावरत कर ली जाए। तो उस सिलसिले में फिर उन्होंने इवन जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, उनके दाएं बाएं बैठे हुए थे, उनसे उन्होंने पूछा भी कि आप लोगों का क्या ख्याल है, आपको कोई इस पर एतराज़ तो नहीं है। तारिक मसूद साहब ने भी उनको बिल्कुल इस पर सेकंड किया और जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। और जब उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी मुझे कोई एतराज़ नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो उसके ऊपर एक स्माइल सी भी उनके चेहरे के ऊपर आ गई। तो ये एब्सोल्युटली नॉट जो टर्म है बेसिकली अब इमरान खान साहब की साथ मंसूब हो चुकी है, बल्कि मैं ये कहूँ कॉपीराइट उनके हैं तो गलत ना होगा। कहीं पे भी दुनिया में कोई भी एब्सोल्युटली नॉट बोलता है तो वो ऑटोमेटिकली इमरान खान साहब ही जहन में आते हैं। तो मैं बाद में सोच रही थी कि एजाजुल एहसन साहब पे तो पहले ही लेबल लगाया हुआ है कि ये भी उन हम ख्याल जज साहिबान में हैं जो पता नहीं इमरानदार जज हैं, तो उनके ऊपर से वो जुमले भी बोल देते हैं तो फिर उसके बाद और ही इन लोगों को मौका मिल जाता है कि जनाब वो उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर लें। तो बहरहाल ये एक डिफरेंट किस्म की तारीख थी जो आज हमने देखी। सुप्रीम कोर्ट में एक डिफरेंट हियरिंग थी। आगाज़ कैसा है अभी मैं इस पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त समझती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मुनसिफ नज़र नहीं आया। आज किसी ने बड़ा अच्छा ये ट्वीट किया हुआ था, ये मेरे अल्फाज नहीं है लेकिन जिसके भी हैं ज़बरदस्त हैं, कि मुनसिफ नहीं नज़र आने चाहिए, इंसाफ नज़र आना चाहिए। आप कार्रवाई भले लाइव दिखाएं या ना दिखाएं, आपके फैसले बोलने चाहिए। आप भले बोले ना बोलें, आप सारा मुकदमा चुप करके सुने, लेकिन आपका फैसला ऐसा होना चाहिए कि फैसला बोले और बताए कि इंसाफ हुआ है। तो ये नहीं है कि आपकी प्रोसीडिंग्स तो हम देख लें लेकिन फिर बाद में सब रोते फिरें कि जनाब इंसाफ तो फिर नहीं हुआ। तो ये सारा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सीन है। इसके ऊपर अभी इसको डाइजेस्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहाँ पर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म है और उस वक्त तो जिस माहौल में ये किया जा रहा है ये वैसे ही बड़ा पोलराइज्ड किस्म का माहौल है। तो वी होप कि बहुत सारे और केसेस हैं, 9 मई के वाक़यात हैं, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस हैं, इंसानी बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ केसेस हैं, मिसिंग पर्सनस के केसेस हैं, इनके ऊपर भी ज़रा ओपन कार्रवाइयाँ हों और फिर लोग भी देखें कि कैसे इन तमाम कार्रवाइयों को कौन डिफेंड करता है और किन अल्फाज में डिफेंड करता है, ज़रा पता तो चले। आज के व्लॉग को यहीं पे समेटते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।